ओर से आप सबकी ओर से नमन करता हूं। ये सावन मास चल रहा है और हमको मालूम है सावन मास वर्षा का ऋतु होता है और इस वर्षा के ऋतु में सब तरफ एक अनूठी छटा, चाहे वो वन हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो किसान की खेती हो, सब तरफ एक अलग प्रकार की छटा होती है और छटा बिखरी रहती है। इस हरियाली से मैं कह सकता हूं कि वन तो हरा भरा दिखता ही है, ये मौसम ऐसा है कि हमारे मन भी हरे भरे होते हैं, बहुत ही उत्साह, बहुत ही उमंग उल्लास का ये वातावरण होता है, इसका आनंद ही निराला होता है। तो इस अवसर पर मनुष्य जो है पेड़ पौधों के साथ अपना जो संबंध बनाता है, उसके कारण से ही हम लोग हर वर्ष वन महोत्सव के रूप में इस दिन को मनाते हैं। और वन महोत्सव के इस अवसर पर आपको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये वन देखा जाए तो अपने आप में ही उत्सव है। जब हम जंगल में जाते हैं तो सब तरफ वन ही वन, जंगल ही जंगल होता है। तो जब कभी उत्सव के समय हम कहते हैं सब लोग इकट्ठे आके उत्सव मनाते हैं, तो जब किसी वन में हम चले जाते हैं तो वहां भी वृक्षों का ये उत्सव, ये अपने आप में एक अनोखी छटा जो बिखेरता है। तो इसलिए इस हरे भरे क्षेत्र को वन उत्सव के रूप में हम जो मनाते हैं, इसका एक इतिहास है। देश जब आजाद हुआ तो देश के जो पहले कृषि मंत्री थे, पहले कृषि मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल जी 1950 में उन्होंने इस वन महोत्सव की शुरुआत की थी और तब से लगातार हम ये वन महोत्सव मनाते आ रहे हैं। इसलिए आज ये 73वां वन उत्सव है, आजादी के 2 साल के बाद। आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन 73 सालों से हम लगातार देश में अपना ये जो वन महोत्सव मना रहे हैं, इसका अपना एक महत्व है। हम लोग इस इतिहास को दूसरे ढंग से भी जानना चाहिए। कहते हैं जब पृथ्वी के निर्माण के बाद सबसे पहले इस पृथ्वी पर कोई चीज अगर पैदा हुई होगी, वो वनस्पति हुई होगी, वो पेड़ उगे होंगे, वो वन बने होंगे। अर्थात इसका जो इतिहास है हमारे वनों का, पृथ्वी की जितनी आयु है लगभग उतनी ही आयु इन वनों की है। वन लगातार एक प्रकार से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। तो इसलिए इस वन के कारण से हम जो है अपने जीवन को कई प्रकार से इसके साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वन जो है केवल पृथ्वी पर है, हालांकि ब्रह्मांड में और भी बहुत से ग्रह हैं। अभी तक ये कोई भी ऐसी खोज नहीं हुई है जिसके कारण से ये पता लग सके कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं वन है। वन जब बने होंगे तो निश्चित रूप से वनों के साथ जीव जंतु मनुष्य, इसका भी एक जिसको कहना चाहिए निर्माण हुआ। और उस समय वन और ये बाकी सब जीव प्राणी, इनका स्थान अलग अलग नहीं रहा होगा, निश्चित रूप से एक ही रहा होगा। हम भी एक प्रकार से उस समय यानी मनुष्य के रूप में कोई अलग गांव बस्ती शहर के रूप में नहीं, बल्कि इन जंगलों में ही, क्योंकि जंगल ही एक हमारी निर्भरता जंगलों पर ही थी। जंगल से हम खाना खाते थे, जंगल ही हमें वायु देती है, जंगल ही हमें पानी देता है। तो जंगल और वन मनुष्य ये कोई बहुत अलग नहीं थे। हो सकता है किन्हीं कारणों से कालांतर में अपनी रक्षा सुरक्षा को लेकर के आदमी जो है जंगल से बाहर जाकर के बस्ती बनाने लग गया, क्योंकि वहां पर खूंखार जानवर भी थे। यह भी हो सकता है कि हम जिन पर निर्भर थे, फलों के ऊपर तो निर्भर थे हम, पेड़ पौधे हैं उनके जो फल मिलते थे, लेकिन कहीं ना खाने के लिए हो सकता हमने जो जीव जंतु है उनके शरीर का उपयोग किया हो, और हो सकता है एक संघर्ष आया हो। जब संघर्ष आया हो तो जीव जंतुओं ने अपनी रक्षा के लिए मनुष्य पर भी हमला शुरू किया होगा, तब ये मनुष्य अलग बस्ती में जाकर के बैठे, जीव जंतु सारे ही वनों के अंदर रहे। तो एक प्रकार से ये जो हमारा संबंध जंगलों के साथ है, ये आज का नहीं, बहुत पुराना है। हमारा भी ये घर होता था, लेकिन आज भले ही हमारा आपका घर नहीं है, लेकिन जीव जंतुओं का घर तो ये आज भी है। इसलिए हम जीव जंतुओं के प्रति भी अपनी जो सहानुभूति रखते हैं, वैसे ही वनों के बारे में, पेड़ के बारे में भी ये कहा गया है कि पेड़ में भी जीव होता है। मोदी जी ने कहा है कि वनों में भगवान का वास होता है।
यानी भगवान का वास किस प्रकार से, प्रत्यक्ष भगवान का वास हम कह सकते हैं। मैं दूसरी प्रकार से भगवान का वास मानता हूं, भगवान के जब हिज्जे करते हैं शब्द के, भय से बनता भूमि, गै से बनता गगन, वै से बनता वायु, फिर ऐसे बनता अग्नि और न से बनता नीर। ये पंच तत्व हैं और ये पंच तत्वों को लेकर के शब्द भगवान बना है। और ये पंच तत्व सारे के सारे वनों में मिलते हैं। वन के अंदर धरती भी है, वन के अंदर गगन भी, अर्थात गगनचुंबी जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे, वो गगन को भी छूते हैं। वन के अंदर वायु भी होती है, वन की लकड़ी की अग्नि, इसका भी उपयोग करते हैं। और वन नीर का भी एक प्रकार से सृजन का एक कारण बनते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से वनों में भगवान, वनों में परमात्मा, इसका वास होता है। पेड़ में जीव होता है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने अपनी लेबोरेटरी में यह सिद्ध किया है कि पौधे में, पेड़ में भी जीव है। अब ये सिद्ध अब आके विज्ञान के द्वारा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले हमारी मान्यता नहीं थी। हमारी मान्यता तो पहले से थी कि वन में जीव होता, जंगल यानी पेड़ में जीव होता है। और इसी कारण से हमारी जो प्रकृति पूजा है उसमें हम पेड़ों को भी पूजा करते रहे हैं, जीव जंतुओं की भी पूजा करते रहे हैं। और ये जो पांच तत्व मैंने बताया, इन पांच तत्वों की हम पूजा करते रहे हैं। हमारी प्राचीन संस्कार और संस्कृति ये है कि जंगल में जीव होता है, यानी वन में, पौधे में जीव होता है। और प्रकृति के प्रति हमारा जो पूजा का भाव ये बहुत पहले से है। आज भी पीपल को, तुलसी को हम लोग यानी पूजा करते हैं। बहुत पेड़ ऐसे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। तो इस नाते से हमारा जो संबंध है ये बहुत पुराना संबंध है। यदि हमने जीव को बचाना है तो फिर वनों को भी बचाना होगा। और वन को बचाने का जो काम है वो हम हर व्यक्ति एक संकल्प लेता है। और खास करके ये जो वन महोत्सव जैसा विषय है, इसके ऊपर भी हम लोग जाकर के और हम संकल्प लेते हैं कि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा। इस वर्षा के ऋतु में, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने ऐसे माने जाते हैं कि वन लगाने का एक प्रकार का यही सीजन है। इसमें वन लगाते भी हैं, लगाने के बाद हमारा दायित्व होता है उसकी रक्षा सुरक्षा करना। क्योंकि पेड़ लगाते समय तो बहुत आंकड़े बड़े बड़े हमारे पास आ रहे हैं। हमारा वन विभाग ही कहता है कि हमने पिछले साल 2 करोड़ पेड़ लगाए थे, इस बार भी 2 करोड़ पौधे हम लगाएंगे। इससे पहले भी कई सालों से 2-2 करोड़ लगते आ रहे हैं। लेकिन अगर 2-2 करोड़ सब हम स्वतंत्र हरियाणा का जब अलग पुनर्गठन होकर के बना, इन अगर 54 सालों के हम 2-2 करोड़ मान लें, 100 करोड़ से ऊपर पौधे लगा करके पेड़ बन जाने चाहिए थे। और अगर 100 करोड़ पौधे लग जाते तो हरियाणा की 1 इंच भूमि पर भी पैर रखने लायक जगह ना बचती। लेकिन हम पौधे लगाते हैं, उसके बाद जो अगला दायित्व है वो है उन पौधों की रक्षा सुरक्षा करना। वो हम कई बार भूल जाते हैं, करते नहीं हैं, जल्दी से वो पौधे उजड़ जाते हैं। हमको ये संकल्प लेना होगा कि जो पौधा मैं लगाऊंगा उस पौधे की रक्षा सुरक्षा करना ये मेरी भी जिम्मेवारी है। जब तक वो पौधा बड़ा पेड़ ना बन जाए, उसकी जड़ें जमीन में नीचे तक ना चली जाए, तब तक उसकी सुरक्षा ये हमको करनी है। पेड़ पौधे हमको जीवन की तो, यानी जीवन में जिन चीजों की आवश्यकता, उसमें भोजन का तो ये एक प्रकार से हमारे सहायक बनते ही हैं। फलों के रूप में, जहां तक फसलों भी पौधों में से निकलनी है, वो फसलें भी हमको मिलती हैं खाने के लिए। साथ में ये जो वन है ये हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। औषधीय पौधे जिसमें से हमको आयुर्वेद के नाते से औषधि मिलती है, उस औषधि का भी हमारा शरीर किसी कारण से अस्वस्थ होता है तो उसका उपयोग होता है। बहुत ऐसे पौधों के, फलों के बीज होते हैं जिसका तेल निकाल करके उसका हम उपयोग करते हैं। इसलिए हर दृष्टि से ये हमारा जीवन रक्षक ये माना जाता है। हमने अभी पिछले कुछ वर्ष पहले पतंजलि जो योगपीठ है उनके साथ मिलकर के, पतंजलि जो आयुर्वेद जो उनका एक विंग है, उनके साथ मिलकर के मोरनी में 50,000 एकड़ पर एक औषधीय वन इसको विकसित करने का एक समझौता किया है। उसमें बहुत प्रकार की प्रजातियां औषधीय पौधों की उन्होंने लगाई हैं और लगातार उस काम को हम बढ़ा रहे हैं और वहां के किसान को उसका मालिक बना रहे हैं।
कि जो भी उसमें से बिक्री होगी उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा। मोरनी की आर्थिक स्थिति लोगों की एकदम बदल जाएगी, लोगों को व्यवसाय मिलेगा। इस नाते से इस काम को भी हमने किया है। मित्रों, वन के नाते से एक महत्व और है, हमको ध्यान में आता है, हमारी संस्कृति के नाते से वनों की कितना महत्व होता था। हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने, उनको जो ज्ञान का एक बोध हुआ तो वो भी एक पेड़ के नीचे हुआ था, बोध गया में। तो उस पेड़ के नीचे ही उनको ज्ञान का बोध हुआ था। हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने यानी कुरुक्षेत्र ज्योतिषर में जब महाभारत का युद्ध था, अर्जुन को गीता का संदेश जो सुनाया था वो एक वट वृक्ष के नीचे वो सुनाया था। और आज भी वो वट वृक्ष, अगर हम जाते हैं, ज्योतिषर तो हमारे पास ही है, वो आज भी विद्यमान है वट वृक्ष। तो इन वृक्षों के नीचे और हमको बहुत बड़ा ज्ञान और बहुत बड़े यानी संत सन्यासियों ने जो तपस्या की है। एक बार मैं जम्मू कश्मीर गया तो कश्मीर में एक पेड़ है, नाम उसका था गिरनार का पेड़। अब गिरनार का पेड़ वो इतने बड़े चौड़े पेड़ होते हैं कि एक संत जी ने अपनी उसके तने को यानी खोखला करके, खड़ा पेड़ है, जीवित पेड़ है, उसके तने को खोखला करके उसके अंदर अपनी कुटिया बनाई हुई है। और ऐसे एक पेड़ के नीचे उन्होंने अंदर से उसको खोखला करके लगभग 20 फुट की सर्कमफरेंस उसकी होगी परिधि, और उसके अंदर यज्ञशाला बनाई हुई है। अब सर्दियों में यज्ञ बाहर वो कर नहीं सकते, उसके अंदर बैठ के करते हैं। तो इतने बड़े बड़े मोटे पेड़ ये भी कई बार हमको देखने को मिलते हैं। हमने पिछले साल एक योजना जो बताई गई कि जो पुराने पेड़ हैं, 75 साल से जो ज्यादा आयु के पेड़ हैं, ऐसे पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए अपने कोई ना कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई पंचायत अपनी जिम्मेवारी लेती है। तो उसको हम हर साल प्राण देता वायु, ये जो हमारा पेड़ है, इस प्राणवायु देवता इसकी पेंशन लगाई है। प्राणवायु देवता की पेंशन हर साल 2500 रुपया उसके रख रखाव के लिए, और हम उस व्यक्ति को, पंचायत को या संस्था को देंगे। और मेरा आपसे निवेदन है, हरियाणा भर में जहां भी अपने सब बंधु मेरी बात को सुन रहे हैं, तो वो लोग अपने पुराने पेड़ों को वन विभाग की वेबसाइट के ऊपर दर्ज करें कि हमारा जो पेड़ है वो 75 वर्षीय आयु से बड़ा पेड़ है। और फिर FRI इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, वहां पर पेड़ की आयु कितनी है इसको नापने के लिए उनके पास विधि है। हम उनको बुला करके ऐसे सब पेड़ों की आयु उसको एक प्रकार से वेरीफाई कराएंगे, और 2500 रुपया साल का उसके रख रखाव के लिए। कल को अगर संस्थाएं कहती है कि नहीं, रख रखाव में ज्यादा खर्च आता है, तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो निशानी हमारी देवता के रूप में है, इसको हम करेंगे। पेड़ों के प्रति कितना स्नेह और कितना लोगों के मन में लगाव है। पेड़ की कटाई जगह जगह जो होती है, विकास के काम के नाते करनी पड़ती है, तो बहुत जगह पर आंदोलन बड़े बड़े चलते हैं। उन आंदोलनों में यहां तक लोग जो पेड़ों के न काटने के लिए उनके तनों को जाके चिपक जाते हैं। चिपको आंदोलन हमने सुना होगा। चिपको आंदोलन में जब पेड़ कटते थे, लोग खड़े होकर के और चिपक जाते थे कि पहले हमको काटो फिर पेड़ को काटो। तो पेड़ के प्रति श्रद्धा का भाव, हमने अभी अभी पेड़ के लगाव रखने वाले जो लोग हैं, ऐसे सब लोगों के लिए एक पर्यावरण अवार्ड ये घोषित किया है। और जो सर्वश्रेष्ठ ऐसा व्यक्ति उस मिलेगा, तो हमने दर्शनलाल जैन पर्यावरण पुरस्कार, इस नाते से पुरस्कार पिछले वर्ष में घोषित किया, और उसमें एक व्यक्ति को पिछले साल में 5 लाख रुपए का मैं अनुमान भी दिया है। तो इसका विस्तार करेंगे कि जो संरक्षण का पर्यावरण करेगा, जो पर्यावरण का संरक्षण करेगा, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने में, नए पेड़ लगाने में अगर जीवन में कुछ विशेष करता है, तो उनको उस अवार्ड से और वो जो है नवाजा जाएगा। तो भाइयों बहनों, ये लकड़ी का उपयोग, जैसा हमारी ये जो लघु नाटिका दिखाई है, बहुत सुंदर नाटिका है, उन्होंने एक संदेश दिया है। वो संदेश क्या दिया है कि लकड़ी का उपयोग जो समाज के लोग हैं बहुत प्रकार से करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि उसमें उपयोग तो करना ठीक है, लेकिन उसको दोहन करें, उसका अत्याधिक उपयोग करके, और उसका एक प्रकार से उस पेड़ों को खत्म ऐसे ना कर दे कि वन ही खत्म होने को आ जाए। लकड़ी का उपयोग जो होता है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति का होता है। जन्म में जो बालक पैदा होता है, उसका पालना वो लकड़ी से बनता है, और जीवन भर लकड़ी का उपयोग करते करते जब व्यक्ति, अपने यहाँ हिंदू समाज में
एक प्रथा जो है दाह संस्कार की है कि व्यक्ति जब चला जाए, उसके प्राण पखेरु उड़ जाए, तो उस व्यक्ति का दाह संस्कार उस लकड़ी से किया जाता है। तो जीवन पर्यंत हमको ये लकड़ी काम आती है। हमें इसका, दुनिया में हम लकड़ी के ऊपर निर्भर हैं, लकड़ी से अलग नहीं रह सकते। इसलिए मेरा कहना इतना ही है कि जंगल में ज्यादा लकड़ी हो, केवल जंगल तक नहीं, अपने घरों में भी हम ज्यादा पेड़ लगाने का जो संकल्प है, इसको हम तो यानी जो पशु पक्षी और जीव जंतु हैं, जीव जंतु भी पेड़ को बढ़ाने में बहुत बड़ा उपयोग होता है। पशु भी चारा चर के या कोई फल जब खाती है, फल खा करके उसके पेट में जाते हैं, तो जो फलों का बीज होता है, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो जो बीज है वो हजम नहीं होता है। बीज उनके जो है डिस्क्रिशन के माध्यम से बाहर निकलता है। जंगलों में जब फैलते हैं तो वो हजारों के पेड़ों की यानी वृद्धि उस बीज में से हो जाती है। तो वो तो प्राकृतिक प्रक्रिया है। हम लोगों को आगे बढ़ करके और इसके अंदर अपना जो है योगदान ये करना चाहिए। पेड़ों को लगाना भी है, पेड़ों को बचाना भी है, पेड़ों को बढ़ाना भी है। अभी प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव, इसके ऊपर एक आह्वान किया था कि हम लोग गांव-गांव में जो तालाब है हमारे, उन तालाबों का संरक्षण करें और तालाबों के आसपास इर्द-गिर्द पेड़ लगाएं। हर जिले में 75 तालाब, इनका संरक्षण का उन्होंने आह्वान किया है। तो ये जो अमृत सरोवर नाम उनको दिया, ऐसे अमृत सरोवरों का हरियाणा में हमने काम करना शुरू कर दिया है। इस वर्ष में 2200 ऐसे तालाब चिन्हित किए गए हैं जिनको अमृत सरोवर के रूप में उनका विकास भी किया जाएगा और उनके इर्द गिर्द पेड़ पौधे लगा करके एक हरा वन ये वहां विकसित हो, उसका भी हमें लाभ मिलेगा। कोविड की बात बहुत आ गई है कि कोविड के समय ऑक्सीजन की जो कमी पड़ी, उस समय ध्यान में आया कि ऑक्सीजन बढ़ाने का तरीका वो पेड़ ही है। पेड़ का एक अपना कारखाना ऐसा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हमने ऑक्सीवन की जो बात कही, सारे प्रदेश में 5 एकड़ से 100 एकड़ तक हम यानी सैकड़ों की संख्या में पार्क बनाने जा रहे हैं। करनाल में, हमने पंचकुला में अभी जो 2 जो और बताए गए हैं, एक तो सोनीपत में मूर्थल और यमुनानगर में सढोरा, यहां भी 2 बड़े जो वन हैं वो लगाए गए हैं और इसका विस्तार हम और ज्यादा करेंगे। आप लोगों का सहयोग इसमें चाहिए। आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। पेड़ की कितनी कीमत है इसका कोई हिसाब नहीं लगा पाया है, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में पेड़ों का सम्मान करते समय कहा कि एक सामान्य पेड़ जो अपनी एक अच्छी आयु ले चुका है, आज भी हरा भरा है, उसकी आयु एक पेड़ की, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, उन्होंने 72 लाख रुपए आंकी है। एक पेड़ की जो उसकी कीमत है, जो उसके बदले में यानी कोई अगर किसी को पेड़ काटना हो तो सुप्रीम कोर्ट तो यहां तक कहता है कि पेड़ काटने मत दो, कि पेड़ जो है बेशकीमती है, अमूल्य है। मूल्य भी है तो 72 लाख रुपया एक पेड़ की जो कीमत ये उन्होंने आंकी, तो कितना महत्व पेड़ को सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। तो भाइयों बहनों, मैं अब अंत में इतना ही कहूंगा कि हम लोग इन पेड़ों का महत्व समझते हुए और हम ज्यादा पेड़ वो जो अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने आसपास सार्वजनिक स्थानों पर, घरों में, सब जगह पेड़ लगाएं और आज इस वन महोत्सव के दिन संकल्प लें कि हम इन पेड़ों की सुरक्षा भी करेंगे, पेड़ों को आगे भी बढ़ाएंगे। अभी तक हरियाणा में कुल मिलाकर 7.14% ये हमारा वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र और वन आच्छादित क्षेत्र जो होते हैं, हमने तय किया हुआ है कि किसी भी स्टेट में यानी जो मापदंड रखे गए हैं वन विभाग के द्वारा कि किसी भी प्रदेश में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में तभी हो पाएगी जब वहां 20% जो उसका क्षेत्र है, उसका जो भौगोलिक क्षेत्र, उस पर पेड़ होने चाहिए। हम बहुत दूर हैं, जो कि मैदानी इलाके में रहते हैं, कृषि की उपज हमारे यहां होती है, हम ज्यादा पेड़ नहीं लगा सकते। फिर भी एक योजना किसानों के लिए बनाई है कि जो बागवानी यानी बागवानी करें या वन की उपज करें, तो वन की उपज करने के लिए खेत अगर किसान कोई बुआई करता है तो 1 एकड़ में, क्योंकि वन लगाने के बाद 5 साल 6 साल कोई आमदनी नहीं होती बागवानी का भी, तो हमने 10,000 रुपया पर एकड़ प्रति वर्ष जो सामान्य फसल की बुआई ना करके पेड़ लगाता है, पेड़ों की खेती करता है, तो उसको 10,000 रुपया वार्षिक 3 साल तक हम देंगे। चौथे 5वें साल में थोड़ी आमदन पेड़ों से हो जाती है, इसलिए प्रारंभिक 3 साल तक 10,000 रुपया एकड़ ये सरकार देगी। ऐसी हमने योजना बनाई है। मित्रों,
पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ तो बचाने ही है, पेड़ के साथ पानी बचाना जिसकी बहुत चर्चा यहाँ हुई है। इसी प्रकार जलवायु के नाते से हमको उसको पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जो पॉल्यूशन है उसको कम करना है, ये भी बहुत विषय आया है। जमीन के अंदर पानी को रिचार्ज कैसे करें, इसकी तरह तरह की योजनाएं हमने बनाई हैं। कुल मिलाकर हमारा जो किसान, हमारा जो सामान्य ग्रामीण नागरिक, ये इस ओर बहुत ज्यादा ध्यान कर सकता है। इसलिए निवेदन ये है कि आप लोग उसके लिए आगे बढ़ें, खास करके जो हमारे स्योंसर गांव के लोग हैं या आसपास के जो और गांव हैं, गांव नीमवाड़ा, इसाक और भी 3-4 गांव बताए, इन सब गांव के लोगों को मैं कहूंगा कि इस जंगल को सुरक्षित भी रखना है और इसके आसपास या इसके अंदर और जितने पेड़ लगाने के लिए वन विभाग की हम सहायता कर सकते हैं वो सहायता करें। एक बात और याद आ रही है कि इन पेड़ों में कई बार बीमारी भी लगती है। एक मध्यम आयु का पेड़ है, अचानक सूखने लगता है, उसके जड़ में कोई कीड़ा लगता है या कोई और उसको बीमारी हो गई है, ऐसा पेड़ अचानक कहीं उसको हम सूखता देखें तो वन विभाग को सूचित करें। वन विभाग के पास पेड़ों की बीमारियों की दवाइयां भी हैं, इसलिए वो तुरंत आएंगे और उस पेड़ को कोई तकलीफ, कोई दवाई उसको देनी होगी तो तुरंत उसको दवा देकर और पेड़ को, सूखा पेड़ है तो हरा भरा करने का भी बहुत अवसर है, इसका भी जरूर हमको लाभ उठाना चाहिए। आज चूंकि स्योंसर में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये जो एरिया है स्योंसर गांव का, आसपास और 2-3 गांव का भी बताया है, तो स्योंसर के लोग जो मुझे मिले उनका कि हमारी एक सड़क है वो काफी टूटी फूटी है, स्योंसर से इसाक मार्केटिंग बोर्ड की सड़क है, तो उसको चौड़ा करने के लिए हमें हो सकता है उसको पीडब्ल्यूडी में बदलना पड़े, लेकिन उसकी मुरम्मत, उसका चौड़ा करने का काम ये स्योंसर से इसाक सड़क का कराया जाएगा। और ऐसे ही गांव नीमवाड़ा, इसकी मंडी की जो डिमांड है उसकी भी फिजिबिलिटी करा करके अगर वहां मंडी का आवश्यकता महसूस हुई तो गांव नीमवाड़ा में मंडी का भी पुनर्निर्माण कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर, आपसे उस पल के लिए अनुरोध है कि जिन वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शौर्य और बहादुरी का कार्य किया है, आपके हाथों से सम्मानित होकर के वो अभिभूत करेंगे। आप सब अपनी अपनी जगह पर 5 मिनट के लिए बैठे रहें। इस क्रम में सबसे पहला पुरस्कार श्री वीरेंद्र सिंह ने, जो नागरिक समाज की जान माल की रक्षा के लिए बहादुरी का परिचय दिया है। वीरेंद्र सिंह। दूसरा पुरस्कार क्रमशः आते रहे श्री राजवीर सिंह, इन्होंने शिकार से जान माल की रक्षा के लिए अद्भुत बहादुरी का परिचय दिया है। तीसरा पुरस्कार, हम जोरदार करतल ध्वनि से तालियां बजाते रहें इनकी हौसला अफजाई, इन्होंने बहुत ही अनुकरणीय कार्य किया है। वीरेंद्र सिंह के बाद राजवीर सिंह, जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके जान माल की रक्षा की और कई दिनों तक ये अस्पताल में भर्ती रहे, शौर्य और बहादुरी का परिचय दिया। अगले क्रम में डॉक्टर अशोक खासा, जो बहुत ही कर्मठ हैं, अनबोले प्राणियों के दुख को पहचानते हैं। डॉक्टर अशोक खासा का आदरणीय सीएम सर सम्मानित करते हुए आदरणीय श्री प्रदीप, जिन्होंने जान पर खेल करके अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। हम करतल ढंग से इनके हौसला अफजाई का कार्य करते रहें। इन्होंने बहुत ही अद्भुत कार्य किया। सभी चिड़ियाघरों में जितने भी वन्य प्राणी हैं, अगले क्रम में प्रदीप, हम करतल ध्वनि से ही सम्मान का साक्षी बन रहे हैं। यह दिन ऐतिहासिक रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की स्मृतियों में दर्ज हो, इसके लिए वन मंत्री हरियाणा सरकार से मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय कंवरपाल सर से कि आज के इस ऐतिहासिक दिन को स्मृति चिन्ह प्रदान करके आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित करने का कष्ट करें। आदरणीय वन मंत्री श्री कंवरपाल सर, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को आज के दिन स्मृति चिन्ह कुरुक्षेत्र की धरा पर इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वन मंत्री हरियाणा सरकार को अपने कर कमलों से ऐसे दिन बारंबार आए, हरियाणा वन आच्छादित हो, हरियाणा हरियाली का नारा बुलंद हो। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः ए.के. सिंह साहब से अनुरोध करूंगा, खेल मंत्री हरियाणा सरकार जो हरियाणा के गौरव हैं, जिनका स्वाभिमान हरियाणा का स्वाभिमान है, आदरणीय संदीप सिंह जी को सम्मानित करते हुए आदरणीय ए.के. सिंह सर, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी सर, ए.के. सिंह सर का जो प्रबंधन है अद्भुत है और आप
सीएम साहब की परिकल्पनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके नेतृत्व में, वन मंत्री के मार्गदर्शन में, आदरणीय कंवरपाल सर के और एके सिंह सर के संयोजन में वन विभाग के समस्त रैंक ने जो भूमिका निभाई है वह ऐतिहासिक है। हम सब आभारी हैं एक दूसरे के, हम सब आभारी हैं एक दूसरी संस्थाओं के। सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं डिप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्र